हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे पीटी 365 जो कि हमारी सोशल इश्यूज़ की है। तो विज़न आइज़ की ये मैगज़ीन है जिसमें कि आपकी यहाँ पे रिवीजन होने वाली है मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे आप देखते हो कि गड्ढे नालियाँ होती हैं, उनको लोग जो है वो अपने हाथों से साफ़ करते हैं, कोई मशीन का उपयोग करके नहीं, कोई रोबोट की हेल्प से नहीं, वो अपने हाथों से साफ़ करते हैं, जिसे हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। एक्चुअली इस चीज़ों से काफ़ी लोगों की जान जा रही थी, तो यहाँ पे एक चैलेंज लाया गया है जिसको कहते हैं सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। और ये चैलेंज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 243 सिटीज़ में इसको चलाया जा रहा है, जिससे कि एक टारगेट रखा गया है कि एटलीस्ट इस साल के एंड तक जो है हमें मैनुअल स्कैवेंजिंग की जितनी भी केसेस है उसको एंड करना है। कम से कम हम लोग ये काम तो कर ही सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ों से आप देखो कि लोगों की जान जा रही है, तो लोगों की जान को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहला एम इसका यही है, इस चैलेंज को लाने का। और साथ ही साथ आप देखो कि इस कैंपेन में जितने भी सीवर्स है, जितने भी सेप्टिक टैंक्स है, यानी कि जितने भी आपके जो नालियाँ है, पाइप है, इवन आपके जो घर में जो बाथरूम है उसकी जो टैंक्स होती है, उसके जो आपके चैम्बर होते हैं, उन सबको साफ़ जो है ये लोग अपने हाथों से करते हैं। इवन इनको ना ही प्रोटेक्टिव शेल्फ दिया जाता है, ना ही ये कोई कप इनकी ड्रेसेस होती है, ना ही हैंड ग्लव्स दिया जाता है, ना ही मास्क दिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये डर्टी चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे कि वो उनकी लाइफ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे अब कोशिश किया जाएगा कि ये सारे एरिया में 243 सिटीज़ में यहाँ पे मैकेनाइज्ड किया जाएगा और एक हेल्पलाइन भी क्रिएट किया गया है, जिससे कि अगर कोई भी ऐसा अगर सिचुएशन देखते हैं कि हाँ लोग जो है वहाँ पे अभी भी हाथों से साफ़ करें, तो कंप्लेन भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर बात करें तो ये आपका मेजर्स जो लाया गया है वो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ही इस चैलेंज को, इस कैंपेन को आगे लेकर आया जा रहा है, क्योंकि क्लीन इंडिया इनिशिएटिव है और क्लीन इंडिया इनिशिएटिव में हम लोग सिर्फ इन्वायरमेंट को ही क्लीन करते रहे, लेकिन जो हमारे सोसाइटी की एक गंदी आदत है उसको कौन क्लीन करेगा। तो चलिए एक अच्छी स्टेप है जो कि मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा इसको भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन फिलहाल आप देखो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की स्टेटस क्या है हमारे देश में, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे देश में कितने लोग इंगेज्ड हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे काम करने में। सो इट्स यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, जो डेटा है ये है 54,130। बट ठीक है, चलिए ये जितने आपको देखने को मिल रहा है ये रजिस्टर्ड है। बट आपने भी कभी देखा होगा कि आपकी लोकल में, चाहे आप गांव वाले एरिया में हो, सिटीज़ हो या शहरे हो, कहीं पे भी आप हो, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि अगल बगल के जो लोग होते हैं वो भी इस तरीके का काम करते हैं। कुछ प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे सिर्फ अर्निंग के लिए भी वो यहाँ पे काम करते हैं। और कुछ चीज़ें जो बहुत रियल है हमारे सोसाइटी में वो है कि कास्ट, जिसकी कास्ट यहाँ पे ये होते हैं वो लोग भी इस तरीके का काम करते हैं पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, है कि नहीं। तो ये सारे लोग को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, या फिर बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं होते। तो आप लोग जो भी डेटा देखते हो ना सरकार की, तो आप उसमें 100% बिलीव मत करना। उसका आप लोग 2-3 टाइम्स जो है इंक्रीज़ करके ही आप लोग उसको बिलीव कर सकते हो। अगर देखें कि कौन कौन से हाउस होल्ड हैं जो कि यहाँ पे उनकी घर जो है ना ये मैनुअल स्कैवेंजिंग से ही काम करके चलता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पुरुष होते हैं वो अपने घर को चलाते हैं, जो भी अर्निंग उनको मिल जाती है इस तरीके का काम करने से। तो वो अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011, यहाँ पे 1,80,657 घर ऐसे हैं जो कि इस तरीके के व्यापार से चलते हैं। मतलब अब क्या कह सकते हैं इसे। अब आप लोग सोच सकते हो कि कितनी बड़ी लार्ज नंबर पे जो लोग हैं यहाँ पे इंगेज्ड है, उनके घर यहाँ पे डिपेंडेंट है। साथ ही हाईएस्ट नंबर अगर हम लोग ड्राई और सर्विस लैट्रिन की देखें तो वो यूपी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। साथ ही अगर सिवियर डेथ की बात करें तो 1,870 यहाँ पे सिवियर डेथ है जो कि रिपोर्ट किया गया है, और वो भी कब से कब तक, तो यहाँ पे 1993 से 2019 के बीच में। अब देखिए ये भी आंकड़ा आपको सही नहीं लगेगा, ये तो भैया मुझे लग रहा है कि 6 महीने या 1 साल का यहाँ पे आंकड़ा है कि 2000 के लोग जो है डेथ कर जाते हैं, वो भी हमारे देश, हमारे भारत जैसे देश जो कि इतना बड़ा है। और ये सारे काम जो है ना हमारे यहाँ इतने लार्ज नंबर पे होता है, लोग जो है यहाँ पे इंगेज्ड होते हैं, अपने हाथों से इस तरीके से साफ़ करते हैं। और सिर्फ यहाँ पे आप देखो कितने लंबे समय में सिर्फ यहाँ पे लेस देन 2000 ही लोग यहाँ पे डाई हो रहे हैं, तो ये भी एक मानने वाली बात नहीं है। बट हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप समझ सको, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो जान जाती है वो तमिलनाडु जैसे एरिया में जाती है, ठीक है। तो जो डेटा दिया गया है एटलीस्ट उसको तो याद रखना ही है, क्योंकि सरकार भी अपने ही डेटा से सरकार के ही डेटा से सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग इसको समझिए कि यहाँ पे हाथों से साफ करना ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो भी सर्विस लैट्रिन और ड्राई लैट्रिन दोनों से। यानी कि आप देखो कि जो भी स्कैवेंजर्स होते हैं ना वो अपने आप को उस टैंक में घुसा देते हैं, यानी कि वो ऊपर से ही साफ़ नहीं करते हैं, वो उस लैट्रिन वाले टैंक में घुस कर फिर बाद में उस लैट्रिन को हाथ से बाहर निकाल कर फेंकते हैं। कैन यू इमेजिन
तो ये ऐसा काम हमारे यहाँ किया जाता है और लोगों के द्वारा किया जाता है और ये सच्चे है। सोचिए, जब हम लोग बात करते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जाने का और हम लोग जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में खड़े होने की बात करते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे आप देखो तो हमारे ग्राउंड की जो गंदगी साफ़ कर रहे हैं वो हमारे जैसे इंसान ही साफ़ कर रहे हैं, जो कि हाथों से साफ़ कर रहे हैं। उनको एक्चुअली सरकार जो है एक प्रॉपर ग्लव्स भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ना ही प्रॉपर उनको ड्रेसिंग सेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ड्रेसिंग सेंस क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कि उनको एक ड्रेसअप भी नहीं दिया जा रहा है जो ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि सर्विस लैट्रिन और ड्राई लैट्रिन होता क्या है। ये एक टाइप का टॉयलेट होता है जो कि यहाँ पे आपका वाटरलेस होता है, यानी कि ड्राई लैट्रिन या सर्विस लैट्रिन कहने का मतलब है जैसे आपकी बाथरूम है ना, तो वहाँ पे कमोड वगैरह आप यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि दो तरीके की आप देखो कि अंडरग्राउंड इस तरीके का आपका टैंक बनाया जाता है जिसको चैम्बर भी कहते हैं। तो इसमें एक आपका सॉलिड वेस्ट जाता है और एक आपका लिक्विड वेस्ट यूरिन वगैरह पास होता है। तो ये जो सॉलिड वेस्ट होता है इसमें से भी वाटर आपका निकल जाता है और ये वाटरलेस आपका होता है, ठीक है। तो एक टाइप का टॉयलेट ही कहा जा रहा है, लेकिन ये वाटरलेस होता है और ये ह्यूमन एक्सक्रीमेंट से यहाँ पे आपका निकल कर आता है, जिसको कलेक्ट किया जाता है बकेट वगैरह से। ये जो बकेट जो हमारे अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार हाथ पे हाथ रख कर बैठी है, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ऐसे मैनुअल स्कैवेंजर्स को ख़त्म करने के लिए। कानून तो हमारे यहाँ बाकायदा है ही, और आज की नहीं है, ये 2013 की है। तो कानून तो हमारे यहाँ हर एक टॉपिक पे होती है, हर एक सब्जेक्ट पे होती है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए कानून का नाम क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पे देखो कि इस कानून में बात की गई है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स जैसे जो जॉब है ना, उसको रोकना है। मैनुअल क्लीनिंग जो भी किया जा रहा है सीवर्स का, सेप्टिक टैंक्स का, बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के, तो वो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे इनसैनिटरी लैट्रिन्स का कंस्ट्रक्शन हो। इनसैनिटरी लैट्रिन का कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि ये ऐसे प्रकार के लैट्रिन का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है जिसको यहाँ पे हाथों से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली मशीन वगैरह से साफ़ हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो अपराध है ना, इसको कॉग्निजिबल भी कहा गया है और नॉन बेलेबल कहा गया है। यानी कि दो तरीके के अपराध होते हैं, एक तो होता है कॉग्निजिबल, एक होता है नॉन कॉग्निजिबल। नॉन कॉग्निजिबल में क्या होता है कि वैसे आप अपराध करो जिसके लिए आप जेल जाओ, लेकिन आप क्या होता है कि बेल लेकर वापस आ जाओ। लेकिन कुछ कॉग्निजिबल होता है जिसको बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, तो वैसे में सरकार जो है ना नॉन बेलेबल रखी है कि उसको आपको बेल भी नहीं मिलेगा। अब आप जो अगर इस तरीके का अपराध कर रहे हो तो आपको इसके लिए सज़ा मिलना तय है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके का काम करने का कैसा रखा गया, तो कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। और भी देखें तो बाकायदा इसमें आपका डिफ़ाइन किया गया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते किसको है। तो इसमें रखा गया है कि सारे वैसे फॉर्म जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को हाथों से रिमूव किया जा रहा है, चाहे वो ओपन ड्रेन से हो, पिट लैट्रिन से हो, सेप्टिक टैंक से हो, मैन होल से हो, या फिर कहीं से भी, रेलवे ट्रैक से भी इवन अगर हाथों से साफ़ किया जा रहा है, तो उन सारे यहाँ पे काम को क्या कहा जाएगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब रिहेबिलिटेशन के लिए क्या बातें रखी गई है। रिहेबिलिटेशन कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक वर्क में अगर इंगेज है, तो उनको अगर एक उस वर्क को ख़त्म करना है तो वो दूसरे वर्क में तो तुरंत नहीं स्विच कर सकते। उनको एटलीस्ट उस काम की जानकारी होनी चाहिए, उनके उस काम के बारे में उनको स्किल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि लोगों को हटा देना है और मशीन या रोबोटिक्स के थ्रू जो है, इस तरह रोबोट के थ्रू इसको साफ़ करना है, तो आप समझो कि जो 1,80,000 घर है वो कैसे फिर जी पाएंगे, उनका क्या होगा। तो रिहैबिलिट करना ज़रूरी है, यानी कि उनको वन टाइम यहाँ पे कैश असिस्टेंस देना है, जिससे कि उनको किसी और चीज़ में ट्रेनिंग ले सके, कहीं और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, या फिर यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के अगर कोई एडल्ट मेम्बर है तो उनको भी कहीं अच्छी जगह जॉब लग सके, जिससे कि इतने सारे घर जो है, मोर देन 1.5 लाख ऑफ जो फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ पे बर्बाद ना हो। तो इसलिए रिहैबिलिट करने का भी यहाँ पे रखा गया है कानून में। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन है। ये आपको लोकल अथॉरिटी को दिया गया है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गए, पंचायत हो गए, कंटेनमेंट बोर्ड हो गए, रेलवे अथॉरिटी हो गए। तो इनका ये अधिकार है कि वो यहाँ पे बताए कि कौन मैनुअल स्कैवेंजर्स है, और उनको यहाँ पे हटाकर ये सारी जो फैसिलिटी है वो उनको प्रोवाइड किया जा सके। बाकायदा इस कानून के तहत ये भी रखा गया है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरीके के प्रोविज़न को वायलेट करते हैं तो उनको यहाँ पे पनिश भी किया जाएगा। इम्प्रिजमेंट होगी 2 साल की, और फाइन भी अलग से देना होगा जो कि 12 लाख का होगा। तो ये भी आप समझ सकते हो। साथ ही आप देखो कि इस कानून में कुछ फॉलोइंग प्रोविज़न भी रखा गया है कि जितने आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स होंगे तो उनको रिहैबिलिट करने के लिए क्या क्या होगा। एक तो होगा कि वन टाइम कैश असिस्टेंस देना, यानी कि एक ही बार में आप उनको पैसे दे दो, जितना भी यहाँ पे रखा गया होगा। साथ ही अगर मैनुअल स्कैवेंजर्स के बच्चे हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कीजिए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, जॉब कर सके। साथ ही साथ अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है तो उसको भी अलॉटमेंट करना है, उनको रहने के लिए जगह देना है, फिनेंशियल असिस्टेंस देनी है, या फिर वो अपने घर बना सके, ठीक है। और साथ ही साथ ट्रेनिंग
देनी है लाइवलीहुड स्किल का, जिससे कि यहाँ पे स्टाइपेंड के साथ उनको पेमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट 3000 पर मंथ। और साथ ही साथ सब्सिडी का भी प्रोविज़न हो, कंसेशनल लोन का भी प्रोविज़न हो, जो भी एडल्ट मेंबर है एटलीस्ट 1 एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हो, ठीक है। तो इस तरीके से रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चलता है। ये सिर्फ इसी स्कीम की नहीं है, और भी स्कीम्स की जो है ना, ये बेसिक बातें हैं जो कि रिहैबिलिटेशन सरकार इस तरीके से करती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अब तक क्या सरकार की है, क्या क्या मेजर्स लाया गया। ये तो एक कानून है, चलिए कानून तो बन के रह जाता है, इम्प्लीमेंट कहाँ होता है। लेकिन देखिए हमारे संविधान में भी इस चीज़ का मेंशन किया गया है। हमारे यहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स सब लिए गए हैं। आप देखो सैनिटेशन, साफ़ सफाई, ये किस लिस्ट में आता है। अब आप 7th शेड्यूल अगर पॉलिटी में पढ़े हो तो इसमें आपको पता होगा कि बाकायदा 3 लिस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, सेंटर लिस्ट होते हैं और स्टेट लिस्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट लिस्ट में आपका सैनिटेशन रखा गया है, यानी कि साफ़ सफाई का जो जिम्मा है वो पूरा यहाँ पे आपका राज्य सरकार के अंदर है। कानून भी जो बनाएंगे वो राज्य सरकार बनाएंगे। सेंट्रल लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट है जिससे रिलेटेड जो कानून बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट बनाएंगे, और कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट है जिससे कि अगर कानून बनाया जाएगा तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट मिलकर बनाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रख लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो तो अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, क्योंकि अभी मैं बताई कि ये कास्ट से बहुत बड़ा इसका रिलेशन है। जैसे आप देखो कि मुझे तो एग्जैक्टली ये चीज़ें की जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो लोअर कास्ट होते हैं उसमें से कोई सब कास्ट होता है जो कि इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है। तो लोअर कास्ट वाले लोग आज की भी डेट में यहाँ पे इंक्लूड है, और ये क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके कास्ट उनको डिफाइन करते हैं। हर एक कास्ट में डिफाइन किया गया है कि उनका प्रोफेशन क्या होगा, तो उनके कास्ट के थ्रू डिफाइन किया गया है, दैट्स वाई वो इस फील्ड में इंगेज्ड है, बट नॉट ऑल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स, ओके। ये चीज़ है। तो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की जो यहाँ पे प्रॉब्लम की जाती है, जो भेदभाव किया जाता है लोअर कास्ट के साथ, तो वो चीज़ें नहीं करनी है, और इसको पनिशेबल माना गया है अंडर द आर्टिकल 17। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है हमारे यहाँ 1955 का, जिसमें कि प्रोहिबिट किया गया है कि कोई भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसा काम नहीं कराएंगे। साथ ही हमारे यहाँ नेशनल कमीशन भी है फॉर सफाई कर्मचारी, जो कि 1993 के कानून से निकल कर आए, और इसमें जो है ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी बनाया गया, जो कि इन सारे मैटर्स को देखेंगे, और यहाँ पे जो वेलफेयर करना है, यानी कि सफाई कर्मचारी जो है उनके वेलफेयर के लिए ये काम भी करेंगे। साथ ही आप देखो कि हमारे यहाँ जो कानून आया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन एक्ट 1993, तो इसमें डिक्लेयर किया गया था कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के एम्प्लॉयमेंट है और जो यहाँ पे ड्राई लैट्रिन को कंस्ट्रक्ट करना है, ये पनिशेबल होगा, और फाइन भी यहाँ पे देना होगा इम्प्रीजमेंट के साथ। साथ ही आप देखो कि सुपरसीड किया गया है 1993 की एक्ट, और यहाँ पे क्या रखा गया है कि फिर से 2003 में ये कानून लाया गया कि नहीं, प्रोहिबिट करना है, यानी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट रखा गया है मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, उनको यहाँ पे रोकना है, और रोकने के साथ साथ उनको रिहैबिलिटेट भी करना है। उसके बाद नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया, जो कि 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके अंदर ये मैंडेट किया गया है कि जितनी भी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से मॉनिटर हो, और फिनेंशियल असिस्टेंस की भी ज़रूरत है, पैसे की भी यहाँ पे ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये किसके अंदर है, सफाई कर्मचारी, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए इसके बारे में कुछ बातें कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में। तो यहाँ पे कंपोजिशन अगर देखें तो एक चेयरमैन होंगे, 4 मेंबर होंगे, ठीक है, बराबर। तो चेयरमैन कौन होंगे, यहाँ पे आप देखो कि यूनियन मिनिस्टर के रैंक के ही होंगे जो कि राज्यों में हो, और 4 मेंबर में कौन होंगे, तो लेडी मेंबर होना चाहिए जो कि यहाँ पे सेक्रेटरी के रैंक के हो, और सेक्रेटरी जो कि इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो, फाइन। अब देखिए 2004 के बाद ये जो है इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, कहने का मतलब है कि कानून के थ्रू इसको बनाया गया, लेकिन 2004 के बाद अब ये कैसी बॉडी है, तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून के थ्रू इसको नहीं बनाया गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही ये बॉडी काम किसके अंदर करती है, तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके तहत ये काम करते हैं, और इनका टेन्योर अगर आप देखो तो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू इनका टेन्योर भी बढ़ाया गया, यानी कि मार्च 2022 तक यहाँ पे सारे लोग काम करेंगे। सो दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ सैनिटेशन स्कीम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें 1969 का, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन स्कीम है। टोटल सैनिटेशन कैंपेन है 1919 का, उसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया था निर्मल भारत अभियान, एंड देन यहाँ पे अभी 2014 से हमारे यहाँ चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इसके तहत। आप देखो काफ़ी शहर हमारे यहाँ साफ़ सुथरे हो चुके हैं, साथ ही साथ जो है ओपन डेफिकेशन फ्री की बात की जाती है। तो हाँ, ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं आपका एग्जिस्ट करता ही है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप देखो कि हाँ ये ओपन डेफिकेट फ्री हो गया है। वॉल्स वगैरह में आप देखो कि बहुत अच्छी अच्छी दीवारों पर पेंटिंग बन गई है, जिससे कि लोग जो है खुले में
शौच करने से रुकते हैं। तो ये सारी यहाँ पे इनिशिएटिव ली गई है, तो अच्छा खासा काम हो रहा है। रिहैबिलिटेशन स्कीम अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है कि यहाँ पे स्कैवेंजर्स को एकदम लिबरेट करना है, उनके डिपेंडेंट को भी, तो इसके लिए एक्ट लाया गया था। साथ ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी स्कीम लाया गया है, रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो कि 2013 में इसको रिवाइज भी किया गया है। सिविल सोसाइटी और अदर इनिशिएटिव अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ 1995 में सफाई कर्मचारी आंदोलन लाया गया, जिसको आज की डेट में विल्सन बेस्ड बिजवड़े जो है वो यहाँ पे इसको सुपर हिट कर रहे हैं। और 2002 में अगर आप देखो तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान लाया गया था। यहाँ पे 30 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 13 राज्यों से आकर यहाँ पे काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखो एक कंपेन्ज है जो कि यहाँ पे स्टार्ट किया गया है मैनुअल स्कैवेंजर्स को इनकरेज करने के लिए कि वॉलेंट्री वो जो है ना इस प्रैक्टिस को छोड़ दें। तो यही बात है, अपने मन से वो छोड़े, ज़बरदस्ती ना छोड़े। जैसे आज की डेट में सरकार जो है उनको ज़बरदस्ती छुड़वा रही है, तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अपने स्वास्थ्य, ऐसा नहीं है कि उनकी ही सिर्फ स्वास्थ्य खराब हो रही है, उनके साथ रहने वाले हर एक लोग को वही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर वो इतनी गंदी चीज़ों को इनहेल कर रहे हैं तो ऑब्वियस है वो जिसके साथ बैठेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। हाथों से वो इतनी गंदगी चीज़ उठा रहे हैं जिसे हम लोग कभी टच नहीं करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस है कि ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी इसको केयर करना होगा। तो लोगों को ये कहा गया है कि आप अपने मन से ये जो प्रैक्टिस है, ये काम है, उसको छोड़ दीजिए तो बेटर होगा। उसके बाद आप देखो कि एक बैंडिकॉट आया था, लास्ट ईयर की ये न्यूज़ है। बैंडिकॉट यानी कि स्पाइडर शेप्ड ये रोबोट लाया गया है केरल में, जो कि यहाँ पे मैनहोल और जो सीवर्स है उसको यहाँ पे वो क्लीन करते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग रोबोट का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ है कि रोबोट का ही इस्तेमाल करें। एटलीस्ट ऐसी जगहों पर तो हम लोग कर ही सकते हैं जहाँ पर लोगों की जान जा रही है, तो उसकी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव मुझे ये लगता है। फाइन। तो कैसी लगी ये आर्टिकल? आई होप कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आई होगी और हमारे देश की क्या दुर्दशा है वो भी आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट की, देखिए यहाँ पे फंड बनाया गया है, सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड। तो इसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अगर ऑर्गेनाइजेशन कुछ करते हैं तो उस पर ख्याल रखना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन हो गया, WHO हो गया हमारा, आप देखो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो ये सारे कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कामों को आपको समझना होगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो फंड बनाया गया है उस फंड में क्या क्या है। तो ग्लोबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी कंट्रीज़ को जिसमें हेवियस्ट बर्डन ऑफ डिजीज़ेज़ है, यानी कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ है और वहाँ पे वहाँ पे साफ़ सफाई का जो सर्विस है उसकी कमी देखने को मिलेगी। और वो लिस्ट एबिलिटी है कि उसको रिस्पॉन्ड कर सके, यानी कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, ना ही पैसे के बल पे, ना ही मैनुअल पावर है कि वो इस चीज़ों को एलिमिनेट कर सके, ख़त्म कर सके। यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो है डिजीज़ेज़ है। अब जहाँ गंदगी होती है वहाँ डिजीज़ेज़ होते हैं। आज के डेट में आप लोग अवेयर होंगे ब्लैक फंगस से, तो जो ब्लैक फंगस की केसेस निकल कर आ रही है वो भी आप देखो कि वो अगर आप गंदगी वाले एरिया में रह रहे हो तो ही ये बीमारी आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने जहाँ पे भी आप रहते हो वो घर, वो एरिया पूरी क्लीन रहे, डस्ट वाले जगह पे ना जाए तो मास्क लगा ले। ये सारी कुछ जो है ना आपको प्रिकॉशंस ऑलरेडी बताए जा रहे हैं। और आज के डेट में आप देखो कि कूलर वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें पानी जम जाते हैं, तो मच्छर जम जाते हैं। फिर मच्छरों का जहाँ पे ढेरा लग जाता है तो आपको पता है उसके बाद वो चिकनगुनिया, डेंगू क्या क्या लेकर आ जाते हैं, जो हमें परेशानी होती है। तो यही चीज़ें हैं कि जो गंदगी है जहाँ, वहाँ पे बीमारियाँ तो देखने को मिलेगी। तो इसलिए लैक ऑफ सैनिटेशन सर्विस के कारण जो है बर्डन ऑफ डिजीजेस बढ़ गया है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे टैकल करने के लिए एक्चुअली ऐसा फंड ग्लोबल फॉर्म में बनाया गया है। इसका एम है कि एक्चुअली यहाँ पे $2 बिलियन तक का जो है वो रेज़ करना है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, जिससे कि वो यहाँ पे देश को सेवा कर सके। साथ ही ये होस्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द प्रोजेक्ट सर्विसेज। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि हाउस होल्ड सैनिटेशन एक्सपेंड करना है, एटलीस्ट घर की तो साफ सफाई होनी ही चाहिए, मेंस्ट्रुअल हेल्थ होना है, हाइजीन होना है। अब जैसे देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, महिलाओं की जो पीरियड्स होती है, तो उनको उस समय भी उनको अपने आप को बहुत क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सर्वाइकल कैंसर, ओवरी कैंसर, ये सारी चीज़ें आप कैंसर के बारे में सुने ही होंगे। तो ये वन ऑफ द कॉजेज़ होता है कि जिससे अगर आप लोग उस समय अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे, साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करोगे, तो आगे चलकर आपको बीमारियां देखने को मिलेगी। तो ये भी एक तरीके का आपका जो है ना सैनिटेशन में ही आता है। साथ ही यहाँ पे सैनिटेशन और हाइजीन बच्चों को स्कूल में भी प्रोवाइड करना है, हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी प्रोवाइड करना है। साथ ही जो इनोवेटिव सैनिटेशन सॉल्यूशन है उसको भी सपोर्ट करना है कि कुछ नई नई तकनीक लेकर आए, कुछ नए आइडिया लेकर आए कि कैसे हम लोग अपने एरिया को, घर को, हर जगह जो है ना वो क्लीन कर सकते हैं। तो इनोवेटिव आइडिया को भी मोस्ट वेलकम किया जा रहा है और एक सॉल्यूशन लाना है, सैनिटेशन सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले WHO का वॉश स्ट्रैटेजी आया था, जिसके ऊपर आपको याद होगा ये 2018 में इसको लाया गया था WHO का। तो ये जो वॉश स्ट्रैटेजी है ना ये काफ़ी चला था चला इन द सेंस कि UPSC के उस बार 2018 में मुझे याद है कि
तो 2018 के मेंस में भी पूछा गया था, ये फिर आपका प्रीलिम्स में भी इसको घुमा के पूछा गया था, डायरेक्ट यहाँ पे वॉश स्ट्रैटेजी से नहीं पूछा गया था। तो देखिए इस तरीके के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं ना, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था कि कैसे WHO जो है वो अपनी इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच को इंट्रोड्यूस करके, यानी कि जो न्यू रिजल्ट एरिया है वॉश का, वो हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटी में कैसे यहाँ पे जो है न्यू रिजल्ट लेकर आ सकते हैं और कुछ भी नया निकल कर आ रहा है तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो ये वॉश स्कीम है क्या, तो इसमें यहाँ पे वॉश की फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। ये है स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी। तो ये क्या है, एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी है, तो आप यहाँ पे कोशिश कर सकते हो और सोच भी सकते हो कि शायद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो, शायद यहाँ पे अर्बन और जो हाउसिंग मिनिस्ट्री है वो हो, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मिनिस्ट्री आपको थोड़ी अलग देखने को मिलेगी जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस बेस्ड ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जिसमें कि आपका ओपन डेफिकेशन जो फ्री प्लस प्रोग्राम है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए ओपन डेफिकेशन एक तो था यानी कि खुले में जो शौच करते हैं उस चीज़ को बंद करो, लेकिन उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर लाया गया ओपन डेफिकेशन प्लस, फिर यहाँ पे प्लस प्लस लाया गया। एक्चुअली ये आपका एक्सटेंशन है। अगर ओपन डेफिकेशन प्रोग्राम में आप देखो कि ये चीज़ें अगर हो चुकी है यानी कि खुले में शौच करना बंद कर दिए, तो ओपन डेफिकेशन प्लस में था कि अब टॉयलेट की कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करना है, क्योंकि पैसे दिए जा रहे थे टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो बेटर तरीके से कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उसमें जो है आपका सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा था, और प्लस प्लस में क्या था, तो वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जा रहा था। तो यहाँ पे आपका इसका ऑब्जेक्टिव जो था ODF प्लस का वो क्या था, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे। साथ ही अगर हम लोग बात करें इस तरीके की जो एकेडमी लाई जा रही है, इससे क्या है कि कैपेसिटी बिल्ड एफर्ट लाया जाएगा कि स्वच्छ गृहिस को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए। यानी कि यहाँ पे कौन कौन है, तो NGO बहुत सारे आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कुछ अदर्स है जो कि यहाँ पे फेज़ 2 यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है उसके फेज़ 2 से यहाँ पे आपका कनेक्टेड है। उसके अलावा एक ऐप भी बनाया गया है, यानी कि स्वच्छता अभियान ऐप है, जिसको यहाँ पे सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इसको लॉन्च किए। तो यही चीज़ें आप लोग यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नहीं, ये एकेडमी आपका जो लॉन्च किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये ऐप जो लॉन्च किया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, यानी जितने भी इनसैनिटरी लैट्रीन है, मैनुअल स्कैवेंजर्स है, तो उनको जियो टैग किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। साथ ही इसमें जो इनसैनिटरी जो लैट्रीन है उसको सैनिटरी लैट्रीन के साथ जो है यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा, और साथ ही जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स है तो उनको रिहैबिलिट करने की बातें की गई है इस मैप के थ्रू, सॉरी ऐप के थ्रू। तो इस ऐप के थ्रू ये सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे, तो बेटर है। तो यहाँ पे जो रिप्लेस करने की बात की जा रही है इन सैनिटरी लैट्रिन से लेकर सैनिटरी लैट्रिन्स, तो इसका मतलब यही होता है कि इन सैनिटरी जो लैट्रिन्स है इसमें आप देखो कि हाथों से साफ़ करना पड़ता है, तो एक्चुअली इसको रिप्लेस करना है, ऐसी कोई भी पिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे ड्रेन कर देना है जिससे कि सैनिटरी लैट्रिन हो वो इसमें आराम से कलेक्ट होता है और उसको डिस्पोज भी किया जाता है, या फिर मशीन के द्वारा भी इसको साफ़ कर दिया जाता है, ये इतने ईजी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सो ये यहाँ पे पूरी बातें हो गई हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल रही हूँ सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड के बारे में। तो इस फंड का मेन एम क्या है उसको ध्यान रखिएगा। इस फंड का मेन एम है कि यहाँ पे जो डिजीज़ का बर्डन है उसको यहाँ पे कम करना, उस पर फोकस करना, उन सारे कंट्रीज़ को फंड करना, और जहाँ पे सैनिटेशन सर्विस की कमी है उसको यहाँ पे फंड करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडर्न स्लेवरी। आज के भी डेट में आप देखो मॉडर्न स्लेवरी की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। अगर हम लोग एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें जो कि यहाँ पे बता रहे हैं, एक स्टैक्ड ऑड रिपोर्ट का टाइटल है, जिसमें ये बताया गया कि 130 फीमेल्स में से हर एक फीमेल है जो कि आज के डेट में जो ज़िंदगी जी रही है वो मॉडर्न स्लेवरी जैसा ज़िंदगी जी रही है। स्लेवरी मीन्स क्या होता है, स्लेवरी मीन्स होता है कि स्लेव यानी कि दासी। जो कोई भी इंसान कहेगा, पहले आप देखते थे मिडिवल इंडिया में तो बहुत स्लेव प्रथा चलता था वहाँ पे, तो जो कह दिया गया है वही इंसान करते हैं। यानी कि जैसे राजा महाराजा अगर कोई भी काम कह दे तो स्लेवरी जो है ना उसको सही और गलत जस्टिफाई करने के बिना वो बस उनके राजा जो काम कह रहे हैं और जो बात बोल रहे हैं वही सही है, वो उनको पालन करते थे, वही उसी को मानते थे चाहे कुछ भी हो। तो एक्चुअली आज के डेट में जो हम लोग मॉडर्न स्लेवरी की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो विमेन ओरिएंटेशन होगा। फीमेल को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज के डेट में आप देखो कि हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, बातें करते हैं हम लोग जेंडर इक्वालिटी की, न्यूट्रलिटी की, बट यहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी जैसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। तो आइए देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। आप देखो कि यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ही नहीं है। हम लोग बात तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड का करते हैं मॉडर्न से स्लेवरी, बट इसकी डेफिनेशन क्या है?
किसको कहेंगे, कौन से वीमेन को कहेंगे कि वो स्लेव है? इस चीज़ की यूनिवर्सल डेफिनेशन ही नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप समझो कि यहाँ पे रफली कहा गया है कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे किसी पर्सन को जो है ना, यहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या फिर रिफ्यूज़ किया जा रहा है, लीव किया जा रहा है, बिकॉज क्योंकि उनको थ्रेट है, उनके साथ वायलेंस हो रहा है, उनके साथ अब्यूज़ हो रही है, उनको गंदी लैंग्वेज में उनसे बात किया जा रहा है, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। यानी कि आप एक महिला के साथ भी देख सकते हो कि शादी के बाद बहुत सारी भी महिलाएं होती हैं जिनके साथ इन लॉज जो है वो अच्छी बिहेव नहीं करते हैं। तो उनको भी आप कह सकते हो कि वो मॉडर्न स्लेवरी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो घर पे ही डिपेंडेंट है, अपने हस्बैंड के पैसों पे, अपने इन लॉज के पैसों पे ही डिपेंडेंट है। तो कई बार उनकी सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है, उनको स्लेव जैसा ट्रीट भी किया जाता है। तो वही चीज़ें बताई जा रही है कि उनके साथ जो है कहीं ना कहीं आप देखो मिसबिहेव किया जा रहा है, मिसबिहेव भी नहीं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके साथ जो है आप देखो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, वायलेंसेस हो रहा है। तो उनको यहाँ पे एक रफली कहा जा रहा है कि हाँ, ये ऐसे लोग जो है मॉडर्न स्लेवरी के कैटेगरी में आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो किस तरीके के फॉर्म्स है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप देखो महिलाओं को चोरी कर लिया जाता है, किडनैप कर ली जाती है, एबडक्ट कर ली जाती है, चाहे वो छोटी बच्ची हो, बड़ी बच्ची हो, महिलाएं हो, कोई भी हो, ठीक है। साथ ही आप देखो फोर्स्ड लेबर, कहीं पे भी उनको जो है जबरन उनको काम कराया जा रहा है। डेड बॉन्डेज या फिर बॉन्डेड लेबर है, यानी कि उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले आया गया और वहाँ पे उनको काम कराया जा रहा है। डिसेंट बेस्ड स्लेवरी भी है, यानी कि पीपल्स जिनको यहाँ पे प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट किया जाता है, यानी कि स्लेव स्टेटस दिया गया है। और स्लेवरी ऑफ चिल्ड्रेन है, जैसे कि आप देखो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड सोल्जर है, फोर्स्ड और अर्ली मैसेज, यानी कि या तो जबरन शादी हुई है और जल्दी शादी कर देना। तो जल्दी शादी भी हो जाती है, जिससे कि बहुत सारी बच्चियों की पढ़ाई रुक जाती है, उनकी जॉब रुक जाती है, तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सारे आप देखो कि ऐसे कंडीशन है जिसको कि एज ए होल कहा जा रहा है कि हाँ, ये सब आते हैं हमारे मॉडर्न स्लेवरी के कैटेगरी में। चलिए इंडिया में देखते हैं क्या हाल चाल है। तो ग्लोबल स्लेवरी एक इंडेक्स है जो कि यहाँ पे रिपोर्ट की गई है कि इंडिया में आज के डेट में 8 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो कि मॉडर्न स्लेवरी में इंगेज्ड है, यानी कि उनके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है जिसको हम लोग कुल मिलाकर मॉडर्न स्लेवरी कहेंगे। और ऐसे 8 मिलियंस पीपल है, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आंकड़ा कहा जा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डेटा होता है उससे आप लोग ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स ज़्यादा आप लोग समझिए, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि ये कहाँ जाने वाला है। तो हर एक 10 में से 6 जो है, सॉरी, हर एक 1000 में से 6.1 जो है वो एस्टिमेट किया जाता है कि ऐसे पॉपुलेशन है जो कि मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं। और साथ ही साथ जो है 55.49 पीपल है आउट ऑफ 100 जो कि वल्नरेबिलिटी है, यानी कि उनकी इतनी दयनीय स्थिति है, एकदम बद से बदतर वाली स्थिति हो चुकी है। साथ ही ये जो रिलीज़ किया है गया है ये वॉक फ्री है। तो एक्चुअली इस रिपोर्ट के बारे में भी ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो वॉक फ्री के द्वारा रिलीज़ की जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, यस। अगर इंडिया का रिस्पांस देखें, यानी कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारे यहाँ इससे रिलेटेड भी कानून है कि नहीं, या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। तो देखिए इंडिया की बात है कि क्रिमिनलाइज्ड मोस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, यानी हमारे यहाँ जो है ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, स्लेवरी को रोकने के लिए, फोर्स्ड लेबर को रोकने के लिए, चाइल्ड जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने के लिए पीनल कोड में हमारे यहाँ जो है इसको क्रिमिनलाइज किया गया है, यानी कि क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। बाकी आप देखो कि हमारे यहाँ एक कानून भी है 2012 का, जिसको हम लोग पॉक्सो एक्ट कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि अगर कोई भी तरीके का बच्चों के साथ सेक्सुअल अपराध होती है तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। साथ ही आप देखो कि करेंटली कोई भी कानून नहीं है जिससे कि हम लोग ये चीज़ें कहें कि जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा कि नहीं, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। साथ ही अगर स्कीम की बात करें तो ये है युजला और स्वाधर स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लाया गया है, जिसमें क्या है कि एक रनिंग शेल्टर है और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दिया जा रहा है, वो भी रेस्क्यूड वीमेन को। मान लीजिए किसी वीमेन को ट्रैफिक किया गया है, किडनैप किया गया है, उनको दूसरे देश बेच दिया गया और वहाँ पे जाकर जो है उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम हुआ वो करा रहे हैं, या फिर भीख मंगवा रहे हैं, बेकर्स का काम करा रहे हैं, तो वैसी महिलाओं को अगर बचा कर लाया जाता है वापस, तो उनको रिहैबिलिट करने की ज़रूरत है। रिहैबिलिट मतलब कि उनको किसी न किसी काम में उनको दिलचस्पी लगवानी है, उनको उसका स्किल्स देना है, ट्रेनिंग देना है, जिससे कि वो कोई और काम करे और उनका मन बहले और उनकी लाइफ जो है वो सुधर जाए, ठीक है। 2016 में क्या हुआ कि सरकार के द्वारा अडॉप्ट किया गया न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स। जितने भी बंधुआ मजदूर थे उनके लिए यहाँ पे रिहैबिलिटेशन करने के लिए भी जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम लाया गया, यानी कि इस स्कीम के लिए और जितने लोगों को लाकर उनको रिहैबिलिट किया जाएगा, इट मीन्स क्या काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो 100% फंडिंग कौन देंगे इस काम के लिए?
तो वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। और बॉन्डेड लेबर मीन्स बंधुआ मजदूर। तो आप लोगों को ये पता है कि हमारे देश से अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर जाते हैं और बॉन्डेड लेबर जैसा काम भी करते हैं। तो वैसे लोगों को सरकार रेस्क्यू भी करती है, रिहैबिलिट भी करती है। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा हमारे दो दो यहाँ पे आईएलओ कन्वेंशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उनके दो कोर आईएलओ कन्वेंशन को हमने रेटिफाई किया है। इट मीन्स कि रेटिफाई कहने का मतलब है कि उससे रिलेटेड जो कानून है उसको हम लोग अपने देश में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो 2017 है जिसका नाम है कि 138 ऑन मिनिमम एज टू एम्प्लॉयमेंट एंड 182 है जो कि है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो अगेन इस चीज़ से भी क्वेश्चन निकल कर आए हैं। आई थिंक ये 2019 के क्वेश्चन में था, है कि नहीं। तो यूपीएससी देखिए इस एक एक स्टेटमेंट से यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो बहुत ध्यान से और बारीकी से ये सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे आप समझ सको कि ये कितनी दयनीय वाली स्थिति है, कितना ज़्यादा सोचने में हमें मजबूर कर दे रहा है कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और सरकार को यहाँ पे फोर्सफुली इस तरीके का काम करना होता है। उनके रिहैबिलिटेशन के लिए वो इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया गया था। मैकेनिज्म है कि कैसे हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो आज के डेट में हो रहा है, बच्चों की चोरी हो रही है, तस्करी किया जा रहा है, लोगों की तस्करी होती है, विमेन की होती है, तो उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात की जा रही है। हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे कि एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सेटअप कर सके। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेटिव प्रोविजन देखें तो हमारे यहाँ आप देख सकते हो कि कानून क्या है। तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 का है, जिसमें ये कहा गया कि ये एक प्रीमियर लेजिस्लेशन है जिसमें कि हम लोग जो लोगों की यहाँ पे कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो ट्रैफिकिंग की जाती है, यानी कि लोगों की जो चाहे बच्चियाँ हों, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हो, उनको भी यहाँ पे किडनैप करके इस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन वाले फील्ड में उनको भेज दिया जाता है। तो इस चीज़ को रोकना है। साथ ही क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 है, जिसके थ्रू आप देखो कि कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स है कि कैसे यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो बातें होती है, जो यहाँ पे घटना होता है, जैसे बच्चों की यहाँ पे ट्रैफिकिंग की जाती है, तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ पॉक्सो कानून है 2012 का, जिसमें बच्चों के साथ अगर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रही है तो उसको यहाँ पे देखा जाता है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट है, यानी कि इस तरीके का बंधुआ मजदूर का जो सिस्टम है उसे हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये कानून आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ जो कानून लाया गया है वो बहुत पहले लाया गया है। कानून की कमी नहीं होती है इंडिया जैसे देशों में, लेकिन हाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन कौन से हैं जो कि इस तरीके के कामों पे ध्यान देते हैं। तो इंडिया के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है उसको हम लोग रेटिफाई किए हैं, जो कि वन ऑफ द प्रोटोकॉल है जिसमें कि हम लोग जो पर्सन यहाँ पे ट्रैफिक्ड हुए हैं, पर्टिकुलरली विमेन और जो बच्चे हैं, उनको प्रिवेंट किया जाता है। उनको यहाँ पे जो उनको इस तरीके का ट्रैफिक करते हैं तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। साथ ही हमारा जो सार्क का कन्वेंशन है, कन्वेंशन किस चीज़ का है, तो यहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन जिसको ट्रैफिकिंग करके प्रोस्टिट्यूशन के फील्ड में दिया जाता है, तो उसको भी इंडिया ने रेटिफाई किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में आप लोग को याद रखिए कि हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पीछे छूटे। अपने देश में तो कानून लेकर ही आए हैं, लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है जो कि इन सारे मुद्दों पर काम करते हैं, बात करते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे संज्ञान में ज़रूर लिए। ठीक है, तो बहुत हो गया बॉन्डेड लेबर। अब चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि हमारे यहाँ देश में क्या हालचाल है इनका। तो बॉन्डेड लेबर की बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कहा गया है कि कुछ अच्छा खासा गाइडलाइन वो फ्रेम करे, जिससे कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो बंधुआ मजदूर हैं उनके जो यहाँ पे विक्टिम्स बनते जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ रिहैबिलिट करने की भी ज़रूरत है। तो देखिए एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके द्वारा यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कौन यहाँ पे कंपलसरी लेबर होंगे और फोर्स लेबर होंगे। तो वो सारे काम जो कि किसी इंसान से कराया जाता है अंडर द थ्रेट ऑफ पेनाल्टी, यानी कि डरा डरा के आपको यहाँ पे कोई काम कराया जाए कि आप पढ़ लो, नहीं तो आपको आज का रात का खाना नहीं मिलेगा, 4 दिन का खाना नहीं मिलेगा, आपको सोने नहीं दिया जाएगा, आपको बेड नहीं दी जाएगी, कोई भी तरीके का अगर आपको डराया धमकाया जा रहा है कि आपकी फैमिली को मार दिया जाएगा, आपको ये काम करना है, तो इस तरीके का भी यहाँ पे डराया धमकाया जाता है और उनसे काम कराया जाता है। तो इसे कहते हैं फोर्स्ड लेबर, बंधुआ लेबर। ठीक है, बंधुआ मजदूर। तो फोर्स्ड लेबर जो है एक टाइप ऑफ, बॉन्डेड लेबर भी एक फोर्स्ड लेबर ही है, दोनों में कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बॉन्डेड लेबर की बात करें तो हमारे संविधान में इसको रोका भी गया है। आप आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ की बात की जाती है कि ये आपका लाइफ है, आपका अधिकार है कि आपको जो मन है वो आप कर सकते हो, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, ये हमारा आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 23 है जो कि यहाँ पे
एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं कि अगर किसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उसको यहाँ पे रोकना है, प्रिवेंशन करना है। साथ ही बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट है हमारे यहाँ 1976 का, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ का कानून है, ये दूसरे कानून के साथ भी इसको सपोर्ट किया गया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन भी है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी है। साथ ही अगर हम लोग इसकी बात करें लेबर एबॉलिशन का, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम है उसको एबॉलिश करना है, और यहाँ पे इकोनॉमिक और जो फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन है उसको प्रिवेंट करते हुए, जितनी भी वीकर सेक्शन ऑफ पीपल है उसको देखते हुए, ठीक है। साथ ही इसको जो कंसर्न स्टेट और जो यूटी है उसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि ये कानून को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को है। साथ ही इस कानून में अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में प्रोवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल में इन द फॉर्म ऑफ विजिलेंस कमेटी, यानी कि विजिलेंस कमेटी ही यहाँ पे देखेंगे। इस कमेटी के थ्रू यहाँ पे देखा जाएगा कि कैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है उसको फॉर्म करना है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी है जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे देखेंगे डीएम वगैरह, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ट्रायल लेंगे जितने भी अपराध होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये सारी बातें ध्यान रखना है। लेकिन अब देखते हैं कि जो बॉन्डेड लेबर है सेंटर के द्वारा एबॉलिश करने के लिए 3 तरीके की स्ट्रैटेजी ली गई है। एक तो हमारे यहाँ बाकायदा ये कानून है 1976 का, जिसमें कि डीएम वगैरह को और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको यहाँ पे पावर दिया गया है कि वो यहाँ पे अपराध की ट्रायल कर सकते हैं। और साथ ही साथ सेकंड है कि विजिलेंस कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जिससे कि वो यहाँ पे बॉन्डेड लेबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ ही साथ उनको रिहैबिलेट भी करेंगे। और अगर स्कीम्स देखें रिहैबिलेशन का तो वो भी लाया गया है, जिसके थ्रू स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे 10,000 जो है वो रिहैबिलेशन के लिए कंट्रीब्यूट भी करेंगे। तो ये जो बॉन्डेड लेबर के लिए जो रिहैबिलेशन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना है तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न स्लेवरी की बात कर रहे थे तो उसमें सिर्फ वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थे, क्योंकि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट आपका ये बन जाता है और फिर आप जो है उस समय कन्फ्यूज़ के अलावा और कुछ नहीं रहते हो, तो क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए कि बात किया जाता है मॉडर्न स्लेवरी, तो क्या हम लोग डोमेस्टिक वर्कर को भी मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं? तो देखिए डोमेस्टिक वर्कर के लिए क्या बातें की जा रही है। रिसेंटली अगर हम लोग देखें तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे ये रखा गया है कि यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स का और डोमेस्टिक वर्कर्स का। साथ ही नेशनल एक कानून भी होना चाहिए हमारे यहाँ कि किस तरीके से आप लोग डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ जो है ट्रीट करोगे। अगर हम लोग कोविड-19 के टाइम में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो क्षति हुई है वो इन सारे सेक्शंस ऑफ वुमेन के लिए भी हुई है। बहुत सारे वुमेन्स हैं जो कि दूसरे के घर में झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम करती थी, कुकिंग का काम करती थी, हेल्पिंग का काम करती थी, तो वो सारे जो है आज के डेट में घर में बैठ गए हैं। उनको यहाँ पे अर्निंग नहीं दी जा रही, जैसा सरकार कहे थे लास्ट ईयर मोदी जी कहे थे कि उनकी वेतन नहीं काटनी है, उनको वेतन देना ही है उनको हर महीने, क्योंकि उनसे काम नहीं लिया जा रहा था। तो वैसे लोगों की फिर कैसे चलेगी, उनको वेतन देना ही है। तो उनकी अर्निंग जो जो डिमांड थी वो तो पूरा हुआ नहीं, उनको प्रोटेक्टिव गियर भी कम से कम नहीं दिया जाता है, राइटफुल एक्सेस भी नहीं दिया गया है उनके पास, वो उनको पता ही नहीं होता। अब आपके पास आपके घर में कोई भी इस तरीके की डोमेस्टिक वर्कर आती है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या होता है ये वायरस के बारे में, तो उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ठीक है। बस उनको इतना पता होता है कि हाँ कोई बीमारी फैला है जिससे लोगों की जान जा रही है। जैसे मेरे यहाँ जो मेड आती थी उनका बस एक ही चीज़ था कि वो इतना जानती थी कि हाँ बीमारी फैला है और फिर उसके बाद जो है उससे लोगों की जान जा रही है। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर का टाइम हुआ था, जब हमारे यहाँ थोड़ा सा ये कोरोना वायरस जो है थोड़ा ठीक हो गया था लास्ट ईयर, तो वो आती थी और आकर कहती थी कि अब कोरोना ये बीमारी ख़त्म हो चुका है हमारे देश से। तो आप समझो कि उनकी नॉलेज ही इतनी है, उनको इतना अवेयरनेस ही नहीं है, तो एक्चुअली उनको बताने का भी अधिकार हम ही लोग को है कि नहीं? क्योंकि वो हमारे यहाँ काम करती है तो उनको प्यार से समझाना पड़ता है कि ये बीमारी क्या है। और मास्क भी नहीं लगा के आती थी, तो उनके लिए मास्क देना, उनको सैनिटाइज़र प्रॉपर यूज़ कराना सिखाना और सारी चीज़ों को सिखाने का ज़िम्मा मैं ली थी। मैं उनको पूरी चीज़ें बताई थी। जब पूरी चीज़ें बताओगे, आप उनको समझाओगे, सिखाओगे तो वो भी समझ जाएंगे। मेन बात क्या होता है ना हमारे यहाँ की, वैसे लोगों को सिखाने के लिए समझाने के लिए कोई भी नहीं है, तो फिर वो कैसे समझेंगे। आज के डेट में हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग समझ पा रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है। उनको तो ये सारी चीज़ें पता भी नहीं होता, वो तो वायरस बोल भी नहीं पाते। वो समटाइम्स बस इतना ही समझते कि हाँ बीमारी फैला हुआ है। तो वही चीज़ें हैं कि इन लोग को समझाना बहुत ज़रूरी है, और मेनली ये लोग जो है ना उस तरीके का प्रोटेक्शन भी नहीं लेते हैं। तो वही बात है, आपके यहाँ भी अगर कोई मेड वगैरह आती है तो प्रॉपर उनको सैनिटाइज़ कीजिए, उनके हाथ वगैरह, उनके बॉडी वगैरह, और साथ ही साथ उनको मास्क पहनने के लिए कहिए। उनको समझाइए कि वो घर पे भी जाकर ऐसे ही करे, क्योंकि वो बहुत सारे घरों से होकर आती है, तो मे भी ये डेंजर वाली बात हो जाती है।
लेकिन हाँ, यही सारी चीज़ें हैं। साथ ही आप देखो कि एटलीस्ट 85% जो वर्कर्स हैं ना, उनको उनका वेजेस नहीं मिला है। बहुत सारी ऐसी वर्कर्स हैं जिनको वेजेस नहीं मिला है। तो ये काम नहीं करना चाहिए कुछ भी। जैसे कि आप प्रॉपर जितना देते हो मंथली 2000 3000, तो उतना देने की ज़रूरत, अगर उतना नहीं दे पा रहे हो कोशिश कीजिए कि दे देते हैं। नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास भी घाटा हो रहा है, तो थोड़ा कम दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। ये एक ऐसा समय है ना जिसमें ह्यूमैनिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास मिलजुल कर अगर हम लोग रहेंगे ना और मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो ऑब्वियस है कि इस तरीके की जो महामारी है ना, उसको हम लोग जल्दी निपट लेंगे। अगर हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें, तो उनका कहना है कि डोमेस्टिक वर्क यानी कि घर का काम करना, जैसे स्वीपिंग हो गया, कुकिंग हो गया, बच्चों का ख्याल रखना और इस तरीके का काम जो भी किया जाता है, वो उनको हम लोग एम्प्लॉयर नहीं समझते। उनको हम लोग ये नहीं समझते हैं कि उनको जितना उन्होंने जितना मेहनत किया, वो जितना काम करती है, उस हिसाब से उनको भत्ता मिलना चाहिए, उनकी रोज़गार मिलनी चाहिए। साथ ही आप देखो कि एक इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड सोर्स है इलिटरेट वीमेन के लिए, यानी कि जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिनकी बचपन में शादी हो जाती है, या फिर गांव में, या फिर बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो कि अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते, बेटों को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर कुछ गरीब फैमिली भी होते हैं जो कि चाहते हैं लेकिन कैपेबल नहीं हो पाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते। तो ऐसी महिलाओं के लिए सबसे अच्छा एक जीने का सहारा यही होता है कि वो घर घर जाकर काम करती है कि नहीं। और अगर हम लोग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हिसाब से देखें, तो उनके द्वारा बताया गया कि 37 मिलियन जो होम बेस्ड वर्कर है वो हमारे इंडिया में रह रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू होम बेस्ड वर्कर अगर हम लोग देखें, तो इंडिया में कोई भी कानून नहीं है जो कि उनको सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जितने दिन वो आएगी, जितने दिन वो काम करेगी, बस उतने दिन वो कमा कर चले जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे अभी के दौर में आप देखो कि उनके लिए कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको पैसे मिलेंगे, इस तरीके की गारंटी नहीं है। कई बार तो उनको अपना घर तक भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम लोग जब पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो उनको वो रेंट नहीं दे पा रही है, रेंट नहीं दे पा रहे हैं तो लैंडलॉर्ड उनको घर से निकाल रहे हैं, उनको जबरन जो है अपना गाँव लौटना पड़ रहा है। तो बहुत तरीके की परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। साथ ही एक मिनिमम वेजेस भी उनका मैंडेट करने की ज़रूरत है। आप देखते हो बार्गेनिंग बहुत चलता है, मॉल में जाकर तो हम लोग बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं, चाहे वो ड्रेस 5000 10,000 की क्यों ना हो, हम लोग एकदम आसानी से, और साथ ही साथ 2 रुपया एक्स्ट्रा देकर हम लोग पॉलीथीन भी खरीद के ले आते हैं। लेकिन बार्गेनिंग हम लोग किससे करेंगे? तो ये सब्जी वाले, ये ठेले वाले, ये जो भी मेड आते हैं घर में, उनसे हम लोग बार्गेनिंग करने में पीछे नहीं हटते। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूरत है कि हम अपने हैबिट को चेंज करें, है कि नहीं। इन लोग से हम लोग 5 रुपया 10 रुपया बचाकर कहाँ जाएंगे? लेकिन नहीं, हम लोग सोचते हैं इन्हीं लोग से बचा ले। तो ये हमारे देश की थोड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनिमम वेजेस होना चाहिए, कानून हो तो कानून में ये चीज़ें डिफाइंड होना चाहिए ना हमारे देश में, कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ना, एटलीस्ट उनका मिनिमम वेजेस हो। एक महीने में अगर वो 25 दिन काम कर रही है, तो 25 दिन का कुछ मिनिमम होना चाहिए। इससे कम कोई भी घर वाले जो है उनको पैसे नहीं देंगे। तो ये भी बात है। साथ ही साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स भी यहाँ पे फिक्स कर दें, कि वो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे का कितना उनको लेना है कि नहीं। किसी किसी दिन किसी किसी घर में आप देखो 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन किसी किसी घर में 1 घंटे में भी हो जाता है, सिर्फ झाड़ू पोछा क्लीनिंग करने भी आती है। तो वही चीज़ें हैं ना, एक बाकायदा अगर हमारे देश में कानून होगा ना, तो लोग इतना बार्गेन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आप देखो कि कुछ सरकार के द्वारा भी स्टेप्स लिया गया है। हमारे यहाँ कानून की तो कमी नहीं है, अगेन मैं आपको काउंट करा देती हूँ। जैसे आप देखो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है 2008, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है 2013, यानी जहाँ पे भी वो काम करती है, अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट जैसी केस होती है, तो उस चीज़ों को भी यहाँ पे सुना जाएगा। लेकिन ये जो आपको देखने को मिलता है, एक्चुअली आपको ये प्राइवेट सेक्टर या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले को ही देखने को मिलता है। घर में जो महिलाएं काम करने आती है, डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं, उनके ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता है। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बारे में अगर देखें, तो उनके द्वारा एक डोमेस्टिक वर्कर के लिए वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया है, जो कि यहाँ पे वेलफेयर जो बेनिफिट है उनको यहाँ पे अवेल किया जाता है। अगर जितनी भी यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स है, अगर वो रजिस्टर कर रही है, तो उनको यहाँ पे जो है इस तरीके का उनको यहाँ पे सुख सुविधाएं भी प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे देश में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 3 देश हैं। अभी देखिए केरल में हम लोग पढ़े वो रोबोट के बारे में, जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को रिप्लेस करके लाया गया है। तमिलनाडु के बारे में भी अभी हम लोग देखे थे कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही है मैनुअल स्कैवेंजर्स का, वो तमिलनाडु में हो रही है। तो देखिए ऐसे भी आप लोग लिंक करके पढ़ सकते हो कि एक राज्य में क्या क्या न्यूज़ आपने पढ़ा, एक जगह इकट्ठे कर लो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक स्टेटमेंट बन जाता है ना, तो वहाँ आपको एग्जाम के टाइम में ना 4 बार आप यही सोचते रहोगे कि तमिलनाडु था, केरल था, कौन सा राज्य था। तो ऐसे नहीं करने के लिए आपको एक ट्रिक बनाना होगा, जिसमें कि आप पढ़ाई करो तो आपको याद रहे, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतनी ही रखती हूँ। एक्चुअली क्या है कि कल मैं वैक्सीन ली हूँ, तो वैक्सीन लेने के बाद थोड़ी सी आपकी जो
फ़ीवर वगैरह है वो आ जाती है, बॉडी पेन करता है, हर किसी को नहीं करता है। लेकिन हाँ, आप लोग को भी मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप वैक्सीनेशन लगा लीजिए। अपने पेरेंट्स को तो आपने वैक्सीन दिया ही होगा, नहीं दिए है तो प्लीज़ दीजिए, आप लोग खुद भी जाकर लगवाइए, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। आज के डेट में आप देख रहे हो लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा बर्बाद होती जा रही है, तो एटलीस्ट आप लोग सेफ़ ज़ोन में हो, सेफ ज़ोन में रहो और वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए। लेकिन अगर आप लोग कोविड अफेक्टेड हुए हैं तो आप लोग ये भी जानिए कि कोविड अफेक्टेड के बाद जो है आपको 20-25 दिन के बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए। तो उस तरीके से ही आप लोग अपने ड्यूरेशन में ही वैक्सीन लीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी लीजिए। तो वही बात है कि अभी कल आपका लेसन नहीं आ पाया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर हो गई थी। मैं बोलने के मूड में, मतलब कि एक होता है रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो कल ऐसा था। लेकिन आज ठीक हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, बट आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ क्योंकि और ज़्यादा अब बोलने की नहीं हिम्मत हो रही है। तो 1-2 दिन आपको थोड़ा सा लगेगा, लेज़ीनेस जैसा लगेगा, फटीगनेस लगेगा, लेकिन फिर आप ठीक हो जाओगे। कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं है और वो भी बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग। और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कोई भी वैक्सीन ले लिए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ले लिया, नहीं लिए हो तो प्लीज़ जाइए। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अफवाहों से दूर रहिए, कुछ भी नहीं होता है। आपको ये लेना चाहिए खुद के बचाव के लिए और खुद के फैमिली मेम्बर्स के बचाव के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ाइन, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में। और साथ ही साथ आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करना ना भूलें। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे 4 बजे लेसन देखने को मिलेगी। कभी और भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो एटलीस्ट उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।